हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 के कुछ प्रश्न पत्रों को जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रश्नों के का जो है आंसर हम जानने का प्रयास करेंगे। यह जो है 2021 का है, ठीक है, सेट वो ए है और हम लोग इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। इसका 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है कि द गवर्नर ऑफ द आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या भारत सरकार जो है आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त करती है, मतलब केंद्र सरकार की यहाँ बात कही जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट है सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट। क्या संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान प्रोविजंस हैं जो कि केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वो आरबीआई को निर्देशित कर सके, किसके हित में? पब्लिक के हित में, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। क्या जो गवर्नर है आरबीआई के, वो जो है अपना जो शक्ति पाते हैं वो आरबीआई एक्ट से पाते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, इससे पहले हम देखेंगे इसके चारों ऑप्शन। ए ऑप्शन है 1 and 2, बी ऑप्शन है 2 and 3, तीसरा मतलब सी का ऑप्शन है 1 and 3 एंड डी का है 1, 2 and 3, मतलब कि तीनों के तीनों सही। कौन सही है? तो राइट आंसर विल बी द सी। सी इज द राइट आंसर। 1 and 3 आर ओनली ट्रू। पहला और तीसरा सही है। देखो, आरबीआई मुख्यतः एक पहले बैंक था जिसे कि अब पूरे की पूरी एक रेगुलेटिंग बॉडी बना दी गई। तो संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो कोई ऐसा संवैधानिक, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, तो संविधान में जिक्र कैसे रहेगा, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्लियर है जी? चलिए अब हम कुछ दूसरे प्रश्नों को हम हल करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैजुअल वर्कर मतलब ऐसे ही सामान्य सा जो दिहाड़ी मजदूर वगैरह कह सकते हो, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज। क्या जितने भी कैजुअल वर्कर हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, क्या वह ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए वो उनका कवरेज है, ठीक है, या फिर वो उसके लिए इंटाइटल्ड हैं। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। क्या जो भी कैजुअल वर्कर होते हैं उन्हें रेगुलर वर्किंग आवर, जो सामान्य ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने घंटे काम करते हैं, क्या उतने ही घंटे उन्हें भी काम करने, कहीं कह सकते ना, उनके लिए भी नियम वही होना चाहिए और होता भी है। तीसरा स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे बेसिस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। मतलब गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली जो है जारी करके कहा है, निर्देशित किया है कि जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह होगी, जो सैलरी वगैरह देगी, वो जो कर्मचारी होगा उसके बैंक अकाउंट में ही देगा। तो इसके भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहला और दूसरा सही है, बी में है दूसरा और तीसरा सही है, सी में है पहला और तीसरा सही है, डी में है पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर होंगे बी, 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। देखिए, कहने का मतलब है इसका जो पहला स्टेटमेंट है ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज, नहीं, ये गलत है। देखो, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब जो फैक्ट्री और जो कह सकते हो कि इंडस्ट्री जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो उसमें काम कर रहे हैं, उसको ईपीएफओ कटता है, ईपीएफ कटता है उसका, ठीक है, प्रोविडेंट फंड वगैरह। मतलब एक प्रकार से कह सकते हो सरकारी कर्मचारी या ऐसे भी प्राइवेट कर्मचारी जो कि 15,000 से लगभग सैलरी पाते हैं और वो कह सकते हो ना कि ऑर्गेनाइज्ड है,
ठीक है, किसी अच्छे बड़े कंपनी में काम करें। कैजुअल वर्कर को पीएफ नहीं मिलता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और पहला स्टेटमेंट जब गलत है तो ऑप्शन ए, सी एंड डी ये तीनों ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो बचा कौन? ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, 2 and 3 ओनली। हो गया जी, 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहां देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है Which among the following step is most likely to be taken at the time of an economic recession? मान लीजिए किसी भी देश, जैसे अभी कोविड-19 कोरोना आया तो पूरी की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है रिसेशन में चली गई, डिप्रेशन में चली गई। तो किसी भी देश की ऐसी अवस्था आ जाए कि वहाँ आर्थिक मंदी छा जाए, तो उस परिस्थिति में कौन से स्टेप्स वहाँ की सरकार उठाएगी? तो 4 ऑप्शन है। पहला है कट इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन टैक्स रेट। देखो पहला तो है कि टैक्स रेट कहीं कम करेगी और कहीं अधिक बढ़ा देगी। बी का ऑप्शन है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। क्या जो पब्लिक प्रोजेक्ट होते हैं, जो सरकारी, जैसे रोड रेल का निर्माण जो होता है या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, क्या उसको बढ़ा देना चाहिए एक्सपेंडिचर को। तीसरा है इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। क्या जो टैक्स रेट है उसको बढ़ा देना चाहिए और जो इंटरेस्ट रेट जो है उससे रिड्यूस कर देना चाहिए। और चौथा है डी का ऑप्शन है कि रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। जो पब्लिक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे कम कर देना चाहिए। तो तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का राइट आंसर जो होगा बी होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। देखो इसका एक कारण है, अब पब्लिक प्रोजेक्ट है, जैसे सरकार रेल बनाती है, सरकार जो है रोड बनाती है, तो रोड बनने का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब क्या है? लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार से उसको पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उसके पास कैपेसिटी जो खरीदने की होगी, जो भी आटा चावल दाल या जो भी चीज़ वो खरीदेगा वो अधिक खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कंपनियां अधिक प्रोड्यूस करेगी, कंपनियां अधिक प्रोड्यूस करेगी तो ओवरऑल जो है इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का ही माजरा होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है कि अगर टैक्स कट कर देंगे और कहीं टैक्स बढ़ा देंगे तो फायदा क्या हुआ? अब एक तरफ कम कर रहे हैं, एक तरफ घटा रहे हैं, तो और एक तरफ बढ़ा रहे हैं, तो कोई इससे लाभ होगा नहीं। तो पहला गलत हो गया। बी का राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर मतलब सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी में गति आ जाए। इसलिए देखते हो भारत सरकार कितना पैकेज लाई थी, ठीक है, कई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और जो है आत्मनिर्भर भारत जो है पैकेज वगैरह भारत सरकार के द्वारा लाया गया था इस कोरोना काल में, ठीक है। रोड बनाने हो, रेलवे रिपेयरिंग हो और बहुत सारे प्रोजेक्ट है, ठीक है, PIL स्कीम वगैरह। ये देखो सी का भी गलत है, ठीक है। आप टैक्स अगर अधिक बढ़ा दोगे तो जनता पर अधिक दबाव पड़ेगा, तो उसके पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम जाएगा, वो टैक्स से ज़्यादा देगा, तो लोड बढ़ेगा तो जनता खाएगी क्या फिर। डी भी गलत है, एक्सपेंडिचर कम कर दोगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि डिमांड ही बूस्ट नहीं होगा। तो बी विल बी द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो इसमें भी 4 स्टेटमेंट है बाबू, और 4 स्टेटमेंट के बाद 3 ऑप्शन है। यूपीएससी यही है यूपीएससी, मतलब अगर जनरल कंपटीशन में देखोगे तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, बस मामला निपट गया। 4 ऑप्शन, उसके बाद फिर 4 स्टेटमेंट, फिर 4 ऑप्शन। अब देखिए अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, अदर थिंग जो रहता है वो अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। मार्केट में मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड एंड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ। देखो सभी चीज अगर अनचेंज्ड रहेंगे लेकिन कुछ मार्केट का जो डिमांड है, मार्केट में डिमांड ऑन सप्लाई का ही फॉर्मूले से काम होता है, और गुड माइट इंक्रीज, वो कैसे किसी भी सामान के लिए जो है वो इंक्रीज करेगा। पहला है प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, अगर उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ गए हैं, या प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस,
या तीसरा है द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस, और चौथा है इट्स प्राइसेस फॉल्स। इन चारों स्टेटमेंट के बाद तीन ऑप्शन है, पहला है 1 and 4 सही है, दूसरा है 2 and 3 2, 3 and 4, सी में है 1, 3 and 4 एंड डी में है 1, 2 and 3। तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर में जो है आपको देखना है कि जो है इन चारों स्टेटमेंट में कौन जो है नहीं होगा। तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूं 4 का आंसर जो होगा ए। कहने का मतलब है 1 and 4 जो है सही है, 1 and 4 जो है सही है। मतलब अगर किसी भी वस्तु, जो चीज उसका रॉ मटेरियल वगैरह है, ठीक है, अगर उसका दाम वगैरह बढ़ जाता है तो प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, तो ओवरऑल जो है गुड्स का जो है ठीक है डिमांड जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है इट्स प्राइस फॉल्स, कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, ठीक है, तो वो अधिक बिकने लगती है, ठीक है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर गुड्स माइट इंक्रीज इफ फर्स्ट एंड द फोर स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। सो आंसर विल बी द ए, 1 and 4। ये चारों क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो जो है आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें।